Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 7 इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं हम ये सारे के सारे टॉपिक्स अपनी फेमस बुक रमेश सिंह 12th एडिशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर आपके पास इसके अलावा किसी भी एडिशन की बुक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे टॉपिक सेम होते हैं, सिर्फ करंट अफेयर वाले टॉपिक में नई अमेंडमेंट्स आती हैं, बाकी सब बिल्कुल सेम चलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों हमने ये सारे के सारे टॉपिक अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर लिए, नहीं देखे तो प्लीज मेक श्योर आप वो सारी चीजें देख ली क्योंकि हर क्लास बड़ी लिंकिंग चेन के हिसाब से चलती है। आज का जो हमारा टारगेट है वो ये तीन चीजें हैं। यानी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है और सर्विस प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये तीन चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा बेस बताता हूँ आपको। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट कुछ क्लासों के अंदर हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं कि उसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें ज़्यादा ईजी लगेंगे। देखो बात यह है कि जब हम बात करते हैं अपने पास होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो इसका मतलब क्या होता था? मतलब ये होता था कि जब इंडस्ट्री से माल होलसेलर के पास जाता था तो हम देखते थे डिफरेंट कमोडिटीज का एक बास्केट बनाते थे और ये इंश्योर करते थे कि जब माल इंडस्ट्री से होलसेलर के पास आता है तो वो माल कितने रुपए का पड़ता है एक होलसेलर को। इसको जब हम मेजर करते थे इसको बोलते थे होलसेल प्राइस इंडेक्स। दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोलता था कि जब माल होलसेलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है तो कंज्यूमर को किस किस टाइप के खर्चे देने पड़ते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इसको हम बोलते हैं अपने पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो चीजें तो आपकी हो गई। आज जो पढ़ाने वाला हूं वो इसी से मिलता जुलता है। अच्छा एक चीज सोचो, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स को बेस मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसमें एक कुछ खामी है। सबसे बड़ी खामी यह है कि जब होलसेलर माल को खरीदता है तो ऐसे में वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अपने कमीशन का खर्चा, ब्रोकरेज का खर्चा जो बीच बिचौलों को देना पड़ता है, वो सारे खर्चे प्राइस में शामिल कर देता है। तो इससे ट्रू पिक्चर एक इकोनॉमी की रिफ्लेक्ट नहीं होती। देखो रियलिटी में एक प्रोडक्ट बनता है 100 रुपए का, लेकिन होलसेलर को क्या 100 का मिलता है? उसमें भाई इंडस्ट्रीज भी अपने खर्चे पानी जोड़कर ही तो बेचती होगी। मान लो 120 रुपए का, तो 120 रुपए कोई रियल पिक्चर नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बट उतना रियल पिक्चर नहीं रिफ्लेक्ट करता। तो हमारे दिमाग में आया कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज जो है एक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, उसका नाम है प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। वो क्या बोलते हैं कि जब माल बन रहा है इंडस्ट्रीज में तभी देख लो कि उसमें रॉ मटेरियल से रिलेटेड या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक कितना खर्चा आ रहा है। यानी हम होलसेलर से एक स्टेप और पीछे चले गए। दैट इज प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, पीपीआई बोलते हैं। चलो मैं आपको इसके बारे में पहले पढ़ाता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बुक से क्या लिखा हुआ है, बेस बना दिया मैंने आपको, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें थ्योरी नहीं थी, बहुत सिंपल था ये। बुक में कहाँ गया ये? हाँ ये रहा, आइए बुक से पढ़ते हैं एक बार। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये रहा। वैसे मैंने जितनी चीज़ें मार्क कर रखी हैं सिर्फ आपको उतना पढ़ना है। अपनी नॉलेज के लिए अनमार्क वाली चीज़ें भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले खुद ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जिसे हम पीपीआई बोलते हैं ये ज़्यादा बेहतर एलिमेंट है किससे? डब्ल्यूपीआई से और सीपीआई से। ऐसा कौन बोलता है? अलग अलग कंट्रीज बोलती हैं। कहा गया कि जैसे इकोनॉमिक के अंदर जैसे जैसे रिफॉर्म आ रहा है वैसे इंडिया भी अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके चलते उन्होंने क्या बोला कि अगर हमें एक सही इंडिकेटर ढूंढना है तो ऐसे में डब्ल्यूपीआई की जगह हमें किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। वो कहता है जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है ये बताता है कि एक प्रोड्यूसर के पास क्या कीमत पड़ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की, और इसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास जाता है, मतलब होलसेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। कहा जाता है कि अगर हम होलसम की बात करें, होलसम क्या मतलब है कि मैक्रो लेवल पे बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले डब्ल्यूपीआई के हिसाब से इंडेक्स को निकालती थी, बट अब उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ना होलसेलर से पहले की कहानी को बताता है और ये ज़्यादा अच्छी पिक्चर, ये ट्रू पिक्चर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्यों करता है? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें हम जो प्राइस लेते हैं उस प्राइस में टैक्सेस, ट्रेड मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा इंक्लूड नहीं होता। हो सकता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगी होने के चलते इन्फ्लेशन का असर उस पर ज़्यादा नजर आए, जबकि रियलिटी में प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है वो रियलिटी में कम आ रही हो। तो ऐसे में अगर हमें ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट करवानी है या ट्रू पिक्चर देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो भी ट्रेड मार्जिन है, बीच में मध्यस्थ जो अपना मार्जिन लेते हैं, और जो टैक्सेस हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमारे पास कई टाइप के इंडेक्स होते हैं, आपने सुना होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, उनमें सबसे अच्छा कौन सा इंडेक्स माना जाता है? आपका ये वाला माना जाता है, बोले तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स माना जाता है। तो क्या हुआ कि देखो
जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप यानी एक कमेटी बनाई, जिसको कौन चलाते थे? रमेश चंद चलाते थे, जो कि नीति आयोग की क्या है, हेड मेंबर है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई WPI जो है वो भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब हमें WPI को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज का मतलब है, आप जानते हो, हर साल जो बेस ईयर है वो कुछ और लिया जाता है, हर साल नहीं, मतलब कुछ सालों तक बेस ईयर होता है, फिर उसको हम चेंज करते हैं। तो इस कमेटी के थ्रू क्या किया गया, WPI का जो बेस ईयर है उसको चेंज करके 11-12 किया गया। अब आपको सर ये तो लास्ट टॉपिक आपने वैसे ही बता दिया था, हमें यहाँ पर क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि यही वो कमेटी है जिसने ये भी सजेस्ट किया था कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स थ्योरी हमारे यहाँ पर चलनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर हम देखें कि जो हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उस बास्केट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो वही लिखा हुआ है कि इसमें जब हमने रिव्यू किया कॉमोडिटी को तो WPI में क्या हो गया, जैसे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिलहाल इस बुक में वो दे नहीं रखा बट अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर वो सारी की सारी कमोडिटीज कवर की जाती हैं जो कि WPI में आती है, मतलब सेम है, बस फर्क इतना है कि हम एक स्टेप पहले और पहुंच गए। जहां पर हम बात करते थे कि होलसेलर से माल रिटेलर पे आता है, रिटेलर से कंज्यूमर पे, अब हम होलसेलर से भी पहले वाली कहानी की ओर शिफ्ट हो गए। ठीक है, बस इतना फर्क है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम चलेंगी। और खास बात यह है कि जैसे WPI होता है इसमें मंथली कैलकुलेशन की जाती है, ठीक उसी तरह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर भी हम मंथली कैलकुलेशन इसमें करते रहते हैं। कहा जाता है कि इसके सिस्टम को हम बार बार क्या करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, क्योंकि देखो जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है जो इस महीने है वही अगले महीने होगी। इस वजह से हमें हर महीने रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, ध्यान से पढ़ो, इसकी एक लाइन पढ़ाऊंगा। डिवाइजिंग अ न्यू PPI मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड रिकमेंडेशन आर रोड मैप टू स्विच ओवर WPI टू PPI। बहुत ध्यान से पढ़ना कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स थ्योरी जो है अब हम चाहते हैं उसको रिकमेंड करना कि अब जो है हमें WPI और WPI को यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को किस में स्विच करना पड़ेगा, PPI में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन उसके हिसाब से होती है, फिर हमने कुछ टाइम के बाद 2014 के अंदर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CPI में। बट कहा जा रहा है कि उससे भी बेहतर है कि आप PPI के हिसाब से निकालो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्विच ओवर कर दिया, WPI से किस में कन्वर्ट कर लिया अपने आपको, PPI में, यानी अब जो इन्फ्लेशन निकाली थी वो PPI के हिसाब से निकाली जाती है। और ये जो ग्रुप था 2004-05 में सेटअप किया था, जिसमें जो चेयरमैन पर्सन थे वो थे प्रणव अभिजीत सेन। ये इन्होंने रिकमेंड किया था, मतलब इनकी कमेटी थी जिसके हेड पर्सन ये थे, और इन्होंने कहा था कि हमें अपने पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसको फॉलो करना चाहिए, WPI को फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब आप WPI कैलकुलेट कर लो बट हमें फॉलो मेनली जो है वो PPI करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रू पिक्चर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आई बात समझे? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है, पहले मैं आपको एक बेस बताऊंगा, उसके बाद बुक से रीडिंग लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा सुना है अपने मम्मी पापा से या अपने सीनियर लोगों से कि आज से 10 साल पहले जो मकानों की प्राइसेस थे और आज के जो प्राइसेस हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है? मैंने तो खुद सुना है, मतलब मैं जानता हूँ एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जिनकी आज एज अराउंड 65 साल है, उनसे मैंने एक बार पूछा था कि एक बात बताओ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में 100 गज का प्लॉट कितने का आ जाता था दिल्ली में? उन्होंने कहा बेटा मैंने तो अपने ज़माने में जब छोटा था मेरे पापा ने 5 रुपये की ज़मीन खरीदी थी 100 गज की, और आप विश्वास मानो आज की डेट में उसी 100 गज के प्लॉट की कीमत, मकान नहीं बना है, सिर्फ प्लॉट की कीमत बता रहा हूँ 5 करोड़ है। 5 करोड़। प्राइसेस के इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो किसी भी कमोडिटी की जब हम प्राइस या इन्फ्लेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 3 सूचकांक है, आप जानते हो, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो गया, तीसरा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। ये कमोडिटीज़ की बात करता है, लेकिन कमोडिटीज़ में कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग को शामिल नहीं किया था। आपने देखा हो ना बास्केट के अंदर, कभी आपने सुना लैंड एंड बिल्डिंग की बात की हो? नहीं की। तो कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो बेसिकली किसके लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने रिकमेंडेशन रखी है कि जैसे हम कमोडिटीज़ की प्राइस में इन्फ्लेशन को निकालते हैं वैसी मकानों के लिए भी इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। और बात बिल्कुल सही है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम अपने अंदर क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो बिल्कुल हमने भी देखा कि भाई मकानों के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन निकालना चाहिए। तो जब हम मकानों के रेट अप डाउन हो रहे हैं, उसमें कितनी गिरावट आ रही है, उसमें कितनी बढ़ोतरी आ रही है, तो मकानों के लेवल पे जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। आप नाम को देखो, हाउसिंग घर की बात कर रहा है, प्राइस की उसमें प्राइस में कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। दोस्तों आजकल तो 2014 से आपको सच बताऊं प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए।
पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो प्रॉपर्टी की रेट तो जमीन छू रहे थे, मतलब बूम पीरियड चल रहा था ये समझो। उसके बाद अचानक से रेसेशन आ गया, डाउनफॉल में आ गई प्रॉपर्टी कीमतें। आज की डेट में नोएडा जैसे शहर के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई कि लोग रहने वाले नहीं है उसके अंदर, जिसके चलते प्राइस को ड्रॉप करना पड़ा। तो ये सारा इंडेक्स है, ये सारी इन्फ्लेशन को किसके थ्रू निकाला जाता है? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। अब घरों में जो महंगाई हो रही है आप उसको WPI, CPI और PPI से थोड़ी निकालोगे, उसके लिए तो अलग होना चाहिए ना, और उसी को बोलते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। पहले बताओ बेस क्लियर है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ों को समझोगे ना, कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा बिल्डअप हो रहे हैं। ये क्लासेस बनाने का मोटिव ये नहीं कि मुझे बस टॉपिक निपटाना है, नहीं, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक टॉपिक को हम कंटिन्यू करें। एंड मेक श्योर कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना, जिससे आप अपने डाउट्स हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि हमने अभी अपने पास टेलीग्राम चैनल बनाया जिसपे जितने भी हम हैंडरिटन नोट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड करते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम इकोनॉमिक्स ईजी है, आप सर्च कर सकते हो, ना मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं जरा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है। लिखा हुआ है इंडिया ने हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को लॉन्च किया जुलाई 2007 में। और ये कहाँ लॉन्च हुआ था? पहले मुंबई में लॉन्च हुआ था। बेसिकली ये इंडियन होम्स में, जैसे अगर मान लो कोई बैंक है जब वो होम लोन देती है तो वो भी तो अपने पास कुछ कैलकुलेशन करती है, तो उनकी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसका क्या लिया? इनिशिएट लिया, और इसीलिए इसको बोला था NHB रेसिडेक्स। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें क्या होता है वो सुनो। होता ही है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो हमारा रियल इस्टेट है, अच्छा रियल इस्टेट मतलब होता है जो लैंड एंड बिल्डिंग है, मार्केट में उसकी रियल प्राइस क्या चल रही है, या अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उनके पीछे रीज़न क्या और किस परसेंटेज से बढ़ रही है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमने हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना शुरू किया। इसमें क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है कि जो ब्रोकर होता है, कभी कभी क्या होता है ब्रोकर जानबूझ के रेट बढ़ा देता है। जैसे उसे सामने बायर में उसे नज़र आ गया, बायर से बात करते हुए उसे पता चल गया कि भाई ये बड़ा नीडी पर्सन है, इसको मकान चाहिए ही चाहिए, तो वो 50 लाख वाले मकान की कीमत को 80 करोड़ बता देता है, सॉरी 80 लाख बता देता है, और अपना कमीशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। जैसे मकान की प्राइस बढ़ेंगे कमीशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने में डील होती है उसका 1%, 2% या 5% क्या लेते हैं? ब्रोकर्स लेते हैं। तो ब्रोकर अपने कमीशन को ज़्यादा करने के लिए वो क्या करते हैं? प्राइस को अल्टीमेटली बढ़ा देते हैं। तो क्या ब्रोकर की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है? ये चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी? थ्रू हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। नंबर 2, जब भी हम बैंक से फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं तो बैंक क्या देखता है? सबसे पहली चीज़ हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देखता है कि अगर मान लो आज हम इस व्यक्ति को लोन देंगे तो कल को भविष्य में इस मकान की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी और कितनी गिरावट हो सकती है, तो उस टाइम पर हमारा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आता है, काम आता है। तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो कल को हमने लोन लिया, ठीक है, और हम उस लोन को 90 दिन तक नहीं पे कर पाए, जैसे मान लो मैच्योरिटी डेट होती है ना कि आपको इतनी तारीख तक अपना होम लोन वापस करना है बैंक को, मान लो अगर हम वापस नहीं कर पाए 90 दिन तक, जिस दिन हमारी ड्यू डेट थी वापस करने की, उसके 90 दिन तक अगर हम लोन नहीं दे पाए तो उसको बोलते हैं NPA। आपने ये टर्म जरूर सुनोगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकों के लिए हम क्या बन जाते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो बंदा लोन की रिकवरी नहीं करवा पाता, बैंक कोई लोन दिया उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, तो वो क्या बन जाती है? NPA बन जाती है 90 दिन बाद। तो अब कितने NPA जो है वो बिल्डिंग के चलते बने हैं, इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और मेनली क्या होता है, ये जो प्राइस इंडेक्स होता है ये बायर के बहुत काम आता है, क्योंकि कोई भी जब आप बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदते हो ना, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, जैसे हॉस्पिटल बनवाना है, स्कूल्स बनवाना है, उस टाइम पर इस इंडेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब हम एक हाउस होल्ड लेवल की बात करते हैं तो हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बड़ी बड़ी ज़मीनें बड़े अमाउंट में लेनी होती है, बड़ी क्वांटिटीज़ में लेनी होती है, उस टाइम पर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा। बोलो, आपको हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की कहानी समझ आ गई? आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब तीसरे इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सर्विस प्राइस इंडेक्स। ये सर्विस प्राइस इंडेक्स ना पहले नहीं चलता था। आप जानते हो हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी में बेसिकली क्विनरी और क्वार्टनरी सेक्टर आते हैं, बेसिकली सर्विस सेक्टर आता है। 1991 के बाद जब से LPG यानी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और हमने वर्ल्ड वाइड अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, यानी जोड़ने की कोशिश की, तब से हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत प्रचलन में आ गया। और तब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम ये निकालें कि आज जो सर्विसेज हमें मिल रही है वो 10 साल बाद उसकी कीमतें में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो हमें ज़रूरत पड़ती है सर्विस प्राइस इंडेक्स की, क्योंकि आज देख लो, आज टीचिंग की बात कर लो, आप बैंकिंग की बात कर लो, इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लो, ये आपको कोई गुड्स थोड़ी देते हैं, ये आपको सर्विसेज देते हैं। तो आज की डेट में सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत आसमान छू रहा है। और आपको एक बात बताऊं, हमारी इकोनॉमी पहले अग्रेरियन इकोनॉमी थी और इंडस्ट्रियल वो कभी नहीं बन पाई और वो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बन गई, यानी अचानक से हमने छलांग सर्विस सेक्टर की ओर मारी। GDP का 60% से भी ज़्यादा पार्ट कहाँ से आता है? हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। तो सर्विस सेक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में उसमें कितनी महंगाई हो रही है, कितनी गिरावट आ रही है, उसके लिए सर्विस प्राइस इंडेक्स का होना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है। मतलब मेनली इसका जो रोल है वो 1991 से होना ज़्यादा शुरू हो, उससे पहले हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इसको पढ़ोगे आपको ईजी लगेगा। देखो क्या लिखा है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टैक्सरी सेक्टर का इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले इतना नहीं होता लेकिन अब होने लगा। पिछले एक डिकेड में ऐसा देखा गया है कि मोर देन 60% जो हमारा जीडीपी है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, सर्विस से आता है। तो ऐसे में सर्विस प्राइस इंडेक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा गया कि इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो सारी किस में एंगेज है, सर्विस सेक्टर में एंगेज है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, किसने, प्रोफेसर अभिजीत सेन, ये कौन है, नीति आयोग के मेन पर्सन है, और इनके साथ कई सारे एक्सपर्ट्स बैठे और उन्होंने तब इसको रिलीज़ किया 1993-1994 में। इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसा है कि सर्विस प्राइस इंडेक्स का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बहुत ज़्यादा काम आएगा। कल को कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होगी सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग तो हम इस इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग in 2005-06 the office has to put experimental service price index for a total of 7 services। जब 2005-06 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ हमने सर्विस सेक्टर में सिर्फ 7 सर्विसेज ली थी, जैसे आपका रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, पोस्टल मतलब डाक वगैरह हो गई, एयरलाइंस हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे। आज की में बहुत सारी सर्विसेज हैं लेकिन ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2005-2006 के अंदर हमने बेसिकली 7 सर्विसेज को इसके अंदर क्या किया था, इंक्लूड किया था, और उसमें हमने महंगाई को कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा कि सर्विस प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के थ्रू आपको ये समझ आएगा कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, दूसरा आपको हाउसिंग प्राइस इंडेक्स समझ आ गया, और तीसरा आपको सर्विस प्राइस इंडेक्स समझ आ गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, वो हम इस क्लास में कवर अप कर लेते हैं, वो है हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, हम इतने टाइम से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं, इन्फ्लेशन। कभी आपने सोचा कि इन्फ्लेशन हमारे लिए सही है या खराब है? और आप जानते हो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, इन्फ्लेशन एक लेवल तक तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की रियल इनकम बढ़ती है, तो एक लेवल तक तो इन्फ्लेशन अच्छा होता है। बट उसके बियॉन्ड अगर हो जाए तो वही चीज़ हमारे लिए खराब हो जाती है। तो कहा जाता है कि हेल्दी रेंज क्या होती है इन्फ्लेशन की। देखो, मोटापा होना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि जैसे आप 17 साल की एज में जितने मोटे थे 22 साल में भी उतने ही मोटे रहो, नहीं, एज के अनुसार थोड़ी सी आपकी वेट बढ़ना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरह एक हेल्दी रेंज होती है इन्फ्लेशन की कि कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए, तो हम हेल्दी इन्फ्लेशन मानते हैं। तो वही कहा गया कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे हम देख पा रहे हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे वर्ल्ड से इंटीग्रेट हो रही है, हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करें, कि इतना टारगेट सेट करेंगे उसके बियॉन्ड या उससे कम नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है इससे क्या होगा कि हमारी इंडिया की में जो प्राइसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रोटेस्ट मतलब कंट्रोल में आ सकता है। यानी इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ, जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ये लिखा हुआ है कि 1970-73 के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 20% से भी ज़्यादा मार्क कर चुका था, जिसकी वजह से जो ऑयल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिचुएशन दोबारा ना आए तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, कई सारे पैकेज चलाए, इन्फ्लेशन पैकेज चलाए, कि महंगाई की वजह से जिन गरीब लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा, उनको इस पैकेज के थ्रू क्या देंगे, हम सुख सुविधाएं देंगे, जिससे वो इस चीज़ से निकल पाए। और अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह में क्या किया, हमने कई सारे चेंजेस किए। उस दिन हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम हर साल या हर 2-3 साल में अपने इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट करेंगे और उसी टारगेट के इर्द गिर्द हम घूमेंगे, और अगर हमें लगे हम टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो हम पॉलिसीज़ में उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अपने पास चेंजेस करेंगे। ये इंदिरा गांधी से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, इसके लिए हमने कई सारी कमेटीज़ बनाई। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन याद करना। एक हमारी पॉपुलर कमेटी जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती कमेटी, जो कि 1985 में बनी थी। तो चक्रवर्ती कमेटी का कहना ये था कि अगर इन्फ्लेशन 4% है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाए चलेगा, लेकिन 4% एक आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती थी, 4 से 6% की रेंज होती है वो इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। आरबीआई के गवर्नर थे जो हमारे रंगराजन जी का ये कहना था कि इन्फ्लेशन 6 से 7% तक है तो अच्छा है, उससे कम ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इतना तक बहुत बढ़िया है। इसी तरह से हमारा तारापुर कमेटी ये बोलती थी कि 3 से 5% का इन्फ्लेशन होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि इन्फ्लेशन आपके लिए कितनी रेंज तक के लिए अच्छा होता है? कॉमेंट सेक्शन में बताओ, चलो देखते हैं कौन सा ही बताएगा। बताओ इन्फ्लेशन कितने से कितना तक हो तो वो अच्छा माना जाता है। इससे पता चलेगा कि आप क्लास को ढंग से पढ़ रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, पता चलेगा। कहा गया कि रिसेंट टाइम के अंदर गवर्नमेंट या आरबीआई ने मिलकर एक रेंज डिसाइड की और उन्होंने कहा कि 5% की रेंज बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है,
2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन होती है तो वो सही मानी जाती है। मतलब कमेंट जिन्होंने किया है ना 2 से 6%, वो सारे कमेंट बिल्कुल सही है। यानी 4 + -2, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 + -2, इसका मतलब है 4 में प्लस कर दो 2 तो 6, 4 में माइनस कर दो 2 तो 2, यानी 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो उसको हम एक अच्छी इन्फ्लेशन मानते हैं। और जब से हमने ये टारगेट सेट किया है कि इन्फ्लेशन का एक टारगेट होना चाहिए, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कई सारे इकोनॉमिक ग्रोथ होने शुरू हो गए। बोलो क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में चर्चा कर लूँ। वो ये है कि इंडिया में क्या ट्रेंड रहा है इन्फ्लेशन का। तो इंडिया में इन्फ्लेशन कभी पहले अप जाती है, फिर डाउन चली जाती है, फिर अप फिर डाउन, इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट था 7 चैप्टर का, वो हमने टारगेट अचीव कर लिया। और आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा है, जब भी कोई टारगेट कंप्लीट होता है हम उस पर क्या करते हैं, टिक करते हैं। तो आज मैंने आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में बता दिया, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में बता दिया और सर्विस प्राइस इंडेक्स के बारे में बता दिया। बोलो क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए